नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ठाकुर रमनदीप सिंह। 1965 में हुए भारत पाक युद्ध को 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये कश्मीर का दूसरा युद्ध भी कहलाया। दूसरा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जे के इरादे से दूसरी बार भारत की ओर बढ़ा था। इस युद्ध की शुरुआत क्यों, कैसे और कहां से हुई? कैसे पाकिस्तान को भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया और कैसे शौर्य और पराक्रम की गाथाएं रची गईं? कैसे बात शांति और समझौते तक पहुंची? ये सब देखिए हमारे इस खास पेशकश में, जिसका नाम है 1965 दास्तान फतेह। कहानी 1965 के युद्ध की, किस्से शौर्य व पराक्रम के, बात शांति और समझौते की। युद्ध इसलिए भी विशेष रूप से याद किया जाता है क्योंकि इस युद्ध में भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तान के लाहौर तक कब्जा कर लिया था और लाहौर की सरजमी पर भारतीय तिरंगा लहरा दिया था। तो आइए विस्तार से जानते हैं 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के घटनाक्रम को। 1 सितंबर 1965, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च किया और जम्मू के अखनूर पर कब्जे के लिए आगे बढ़ा। अखनूर पर कब्जे से पहले और बाद में क्या हुआ था, आइए आपको बताते हैं हमारे इस खास पेशकश में। हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। युद्ध की शुरुआत। पहला ऑपरेशन डेजर्ट हॉक। महीना अप्रैल 1965। जगह कच्छ का रण। 1965 के युद्ध की शुरुआत अप्रैल में कच्छ के रण से हुई थी। ये पाकिस्तान का पहला ऑपरेशन था जिसे उसने ऑपरेशन डेजर्ट हॉक का नाम दिया था। दूसरा ऑपरेशन, तारीख 5 अगस्त 1965। ऑपरेशन का नाम जिब्राल्टर। 5 अगस्त को पाकिस्तान ने अपना दूसरा ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च कर दिया। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हाजीपीर और टेटवाल पर कब्जा जमा लिया। कश्मीर पर कब्जे के इरादे से आगे बढ़े पाकिस्तान के हाथों से अब उसकी ही जमीन चली गई थी। हाजीपीर पर भारत का झंडा लहरा रहा था। बौखलाए और गुस्साए पाकिस्तान ने छम पर हमला बोला और अखनूर पर कब्जे के लिए आगे बढ़ने लगा। 1 सितंबर के दिन पाकिस्तान ने पूरी तैयारी के साथ हमला बोला। इस ऑपरेशन को पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम का नाम दिया, जिसका उद्देश्य अखनूर पुल को अपने कब्जे में लेकर कश्मीर का शेष भारत से संपर्क तोड़ना था। इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो भारत में जितने भी हमलावर आए वे सभी छम के रास्ते ही आए थे। सबसे पहले पाकिस्तान के F-86 सैबर विमानों ने हमला बोला। छम के जोरियों गांव पर बम बरसाए गए।
तकरीबन 50 लोग मारे गए और पाकिस्तान के इस हमले में एक मस्जिद भी तबाह हो गई। देखते ही देखते छम पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। ये बहुत नाजुक दौर था। भारत की यहाँ पर स्थिति ज़्यादा मजबूत नहीं थी। अब पाकिस्तान अखनूर पर कब्जा करने की प्लानिंग में लग गया। इस वक्त तक इंडियन एयरफोर्स ने भी कमान संभाल ली और भारत जुट गया अखनूर को बचाने की तैयारियों में। पाकिस्तान के पास अमेरिकी पैटर्न टैंक थे और हमारे पास फ्रेंच AMX टैंक्स थे जो छोटे और लाइट टैंक थे। ऐसे ही पाकिस्तान के पास F-86 फाइटर जेट्स थे जो बहुत तेज थे और हमारे पास वैम्पायर जेट्स थे जो बहुत धीमे थे। जब हमले तेज हुए तो एयर मार्शल अर्जन सिंह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से हवाई हमले की परमिशन मांगी। हवाई हमले का मतलब था युद्ध को बढ़ावा देना, लेकिन बिना हवाई हमले के पाकिस्तान को आगे बढ़ने से रोक पाना भी मुश्किल था। परमिशन मिलते ही अर्जन सिंह ने आर्मी चीफ जनरल JN चौधरी के साथ प्लान बनाया। इस बीच शास्त्री जी नहीं चाहते थे कि ये सब हो। वे शांति पसंद इंसान थे। लगातार पाकिस्तानी हमले के बाद भी वे यही चाह रहे थे कि हम ऐसा ना करें। पाकिस्तान का ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम जम्मू के अखनूर सेक्टर में एडवांसमेंट, ये एक नाजुक दौर था। भले ही पाकिस्तान ने अपने कमांडरों को बदलने के चक्कर में अपने ऑपरेशन को 24 घंटे के लिए रोक दिया था और भारत को भी तैयारी का मौका मिल गया था, फिर भी पाकिस्तान अखनूर सेक्टर में भारत पर हावी हो रहा था। वो मजबूत था, उसके पास ताकत भी थी, लेकिन भारतीय जवान भी कहां मानने वाले थे। भारत मां के लाल भी तैयार थे हर ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए। GOC वेस्टर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह सारी स्थिति को समझ रहे थे, इसलिए दूसरा प्लान बनाया गया। वे चाह रहे थे कि पाकिस्तान का ध्यान जम्मू से हटाया जाए। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से अखनूर को बचाने के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर पार करने की इजाजत मांगी। ये एक साहसिक कदम था, लेकिन शास्त्री जी ने तुरंत हां कर दी। इजाजत मिलते ही पंजाब फ्रंट खोलने की तैयारियां शुरू हो गईं। पाकिस्तानी प्रेसिडेंट अयूब खान ने बोला था कि वे चहलकदमी करते हुए दिल्ली तक पहुंच जाएंगे और इस पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि इतने बड़े आदमी पैदल चलकर दिल्ली कैसे पहुंचेंगे, क्यों ना हम ही लाहौर तक जाकर उनका इस्तकबाल करें। शास्त्री जी ने यह बयान युद्ध खत्म होने के बाद दिया था। शास्त्री जी से इजाजत लेने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह ने पंजाब फ्रंट खोल दिया। किनारे तक पहुंच गए। भारत के जबरदस्त हमले को रोकने के लिए सब महाजों पर भारतीय फौजों ने लाहौर की तरफ बढ़ना शुरू किया। भारत ने सबसे पहले बरकी पर हमला बोला था। इस पर कब्जे के बाद भारतीय फौज ने लाहौर के एयरपोर्ट के कुछ दूरी पर अपना डेरा जमा लिया। इससे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका भी दंग रह गया था। अमेरिका ने भारत से दरख्वास्त की कि वो कुछ देर के लिए अपना ऑपरेशन रोक दे,
ताकि लाहौर में रह रहे अमेरिकियों को वहां से निकलने का वक्त मिल सके। भारतीय सेना की वीरता का इतिहास जब कभी भी लिखा जाएगा तब असल उतार की लड़ाई का जिक्र न करना इतिहासकारों के लिए कठिन हो जाएगा। असल उतार कभी एक साधारण गांव था, लेकिन 9 और 10 सितंबर 1965 के युद्ध में इस गांव को भारतीय जनता में एक विशेष महत्व प्राप्त हुआ। क्या आप जानते हैं कि असल उतार का नाम असल उत्तर कैसे पड़ा? अगर नहीं जानते तो सुनिए। युद्ध के दौरान पाकिस्तानी टैंकों का पहला गोला गांव असल उतार में गिरा। जवाब हिंदुस्तानी फौजों ने भी दिया। असल उतार में दोनों तरफ की फौजों में हाथापाई भी हुई, जिसके बाद टैंकों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई हुई, जिसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद टैंकों का सबसे बड़ा युद्ध भी कहा जाता है। और टैंकों की इस लड़ाई में भारत ने दुश्मन को असल उत्तर दिया, जिसने दुश्मन को उल्टे पांव भागने को मजबूर कर दिया। इसलिए इस गांव का नाम असल उतार से असल उत्तर हो गया। और ये दुश्मन की इस नई कार्रवाई का फौरी जवाब है। 9 सितंबर का दिन था। पाकिस्तानी फौज के झुंड खेमकरण और रत्तोके की तरफ आंधी तूफान की तरह आगे बढ़ते आ रहे थे। उनके भयावह आक्रमण का प्रकटीकरण उनकी मौत उगलती तोपों से हो रहा था, जो कि पैटर्न टैंकों पर तैनात थी। पाकिस्तान ने 3 तरफ से आक्रमण कर दिया और उसकी सेना बड़े भयावह ढंग से अलग अलग टुकड़ियों की शक्ल में आगे बढ़ती जा रही थी। फौजें आगे बढ़ रही हैं। कुछ टैंक और तोपें खेमकरण और वल्टोहा की कच्ची सड़क पर उतरी और बाकी रत्तोके के ऊंचे नीचे ढालों से आगे आईं। असल उतार 3 तरफ से घिर चुका था और परिस्थितियां बहुत नाजुक हो चुकी थी। अब ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता था कि इस माहौल में 2 ही रास्ते अपनाए जा सकते हैं, जीवन या मृत्यु। और भारतीय जवानों ने मृत्यु को गले लगाना पसंद किया, क्योंकि उन्हें साफ दिखाई दे रहा था कि अब देश की अखंडता का बचाव प्राण देने से ही हो सकता है। पाकिस्तान ने भी घबराहट में तोपों के मुंह खोल दिए। इस बेतहाशा फायरिंग से आकाश धूल से भर गया। मिट्टी के बादल धुआं बनकर आकाश पर छा गए।
वहीं इन बहादुर भारतीय जवानों ने भी ये निश्चय कर लिया था कि इन टैंकों को बचकर निकलने नहीं देंगे। 7वीं बटालियन के इन जवानों ने जब देखा कि शत्रु अपने टैंकों समेत जल्दी जल्दी पीछे हट रहा है और उनके हाथ से इस शिकार के निकल जाने का अंदेशा है, तो वे अपने मोर्चों से निकलकर पेट के बल रेंग रेंग कर टैंकों के निकट पहुंच गए। फिर देखते ही देखते वे अपने शस्त्रों समेत शत्रु के टैंकों की चेनों से लिपट गए। भारी चकाचौंध प्रकाश हुआ और आनन फानन में एक साथ कई धमाके हुए। शत्रु के इन टैंकों का नामो निशान तक न रहा, लेकिन इन 7 जवानों के शरीरों के चीथड़े टैंकों की टूटी हुई चेनों में साफ दिखाई देते थे, जो पिसकर बोटी बोटी हो चुके थे। आपको बता दें कि यहीं असल उताड़ में शहीद अब्दुल हमीद ने अकेले ही पाकिस्तानी सेना के 3 पैटर्न टैंकों को नेस्तो नाबूद कर दिया था। उनके पास ताकत थी, हमारे पास जज्बा। इन जवानों ने अपनी महान वीरता से भारतीय सेना के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया। भारत का भविष्य भी इन जवानों को प्रणाम करता रहेगा, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर देश का झंडा ऊंचा उठाए रखा। आइए एक नजर डालते हैं उन आंकड़ों पर जो बताते हैं कि 1965 के युद्ध के दौरान किस पक्ष का कितना नुकसान हुआ था, चाहे वो नुकसान जवानों के रूप में हो, बात टैंकों पर कब्जे की हो या फिर टैंकों को तबाह करने की। और वो आंकड़ा भी देखिए जो बताएगा कि किसने किसकी जमीन पर कितना कब्जा किया था। युद्ध के मैदान में भारत द्वारा 5000 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के 152 टैंक कब्जे में लिए और 248 तबाह कर दिए। भारत ने 1920 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान का एरिया कैप्चर किया था और पाकिस्तान द्वारा 2800 भारतीय सैनिक इस युद्ध में शहीद हो गए। 97 से 103 के बीच भारतीय टैंक तबाह कर दिए गए। 520 वर्ग किलोमीटर भारतीय एरिया पाकिस्तान द्वारा कैप्चर किया गया था। वो कहते हैं ना कि हर बात के पीछे कुछ ना कुछ वजह जरूर होती है। ठीक वैसे ही इस युद्ध के पीछे भी एक वजह थी और वो था पाकिस्तान का वहम भारत को नजरअंदाज करने का, जिसका खामियाजा उसको मैदान जंग में भुगतना पड़ा। आइए एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी सोच के उन बिंदुओं पर जिन्होंने आगे चलकर युद्ध का रूप इख्तियार किया। आखिर क्यों हुआ ये युद्ध? पाकिस्तान की सोच जिसने युद्ध का रूप इख्तियार किया। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को कमजोर मानते हुए पाकिस्तान ने अपने सामरिक शक्ति को ज्यादा आंका। उसने समझा कि शास्त्री युद्ध को झेलने में असमर्थ होंगे। 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध की हार से भारत अभी उबर रहा था। पाकिस्तान को लगा कि भारत अशक्त है और सामना नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान को सबसे बड़ा वहम था कि कश्मीरी आवाम भारत से आज़ादी चाहती है। अगर ऐसे में पाकिस्तान उनकी मदद करेगा तो कश्मीर को पाकिस्तान में आने से कोई नहीं रोक सकता। इस युद्ध में भारत और पाकिस्तान ने बहुत कुछ खोया। भारत ने पाकिस्तान के जिन इलाकों पर जीत हासिल की उनमें सियालकोट, लाहौर और कश्मीर के कुछ अति उपजाऊ क्षेत्र भी शामिल थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी भारत के छंब और सिंध जैसे रेतीले इलाकों पर कब्जा किया था। क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो युद्ध के इस चरम में भारत फायदे में था और पाकिस्तान नुकसान में। आखिरकार वो समय आया जब संयुक्त राष्ट्र की पहल पर दोनों देश युद्ध विराम को राजी हुए। रूस के ताशकंद में भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच 11 जनवरी सन 1966 को समझौता हुआ और इस तरह
26 मई 1965 से शुरू हुए युद्ध पर 11 जनवरी 1966 को जाकर एक समझौते के रूप में विराम लग गया। कच्छ से ताशकंद तक 25 मई पाक का कच्छ में ऑपरेशन डेजर्ट लॉन्च। 30 जून को सीज फायर। 5 अगस्त पाक का कश्मीर में ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च। 28 अगस्त भारत का हाजीपीर और अन्य कश्मीरी इलाकों पर कब्जा। 1 सितंबर पाकिस्तान का ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च। 6 सितंबर भारत ने पंजाब फ्रंट खोला और लाहौर की ओर बढ़ा। 7 सितंबर भारत ने पाक के सियालकोट में बढ़त ली। 8 सितंबर पाकिस्तान ने राजस्थान के मुनाबाऊ पर हमला किया। 8 सितंबर से 10 सितंबर तक खेमकरण असल उत्तर में पैटर्न तबाह। 22 सितंबर तक सभी फ्रंट्स पर युद्ध और फिर सीज फायर। और 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में समझौता हुआ। ये थी वो वीरगाथा जिसे भारतीय जवानों ने अपने खून से लिखा। हम सलाम करते हैं उन शहीदों को, उन जवानों को जिनकी बदौलत हम आज भी गौरवान्वित महसूस करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। 1965 के भारत पाक युद्ध की स्वर्ण जयंती पर हमारी खास पेशकश 1965 दास्तान फतेह में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।